नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गणित के अध्याय 2 की, जिसका शीर्षक है पूर्ण संख्याएं। और आज हम बात करेंगे इसमें प्रश्नावली 2.1 की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है हमारे सामने। लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो जिसमें शून्य भी होता है ना। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो फिलहाल हमें 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है और बाढ़ अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है 10,999 के। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ बहुत ही सरल तरीके से। इस तरह से आप लिखिएगा इसे। ये मैं आपको हल बता रहा हूँ कि हल कैसे करना है इसका, स्टेप बाय स्टेप, है ना। आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि इस समय आप जो है अपनी कॉपी और अपना पेन अपने साथ लेके बैठे हैं, नोटबुक और पेन, और मेरे साथ इसे जो है हल कर रहे हैं। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगली 3 प्राकृत संख्याओं के लिए हमें धन एक करना पड़ेगा। तो देखिए 10,999 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही 11,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर 11,000 जो है उसमें अगर हम 1 जोड़ दें, क्योंकि हमें अगली 3 निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 11,001। फिर 11,001 में हमें पुनः 1 जोड़ना होगा। फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में, बिल्कुल सही कहा आपने 11,002। तो इस तरह से हमारा जो है ये उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का। बहुत ही सरल था, आसानी से समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब हमें पूर्ण संख्याएं लिखनी है 10,001 से पहले आने वाली, कितनी, 3। ठीक है, ठीक पहले आने वाली। तो क्या करेंगे हम, हमने पहले प्रश्न में धन 1 किया था, इसमें हम ऋण 1 कर देंगे। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 10,001 ऋण 1, और 10,001 में से जब 1 घट जाएगा तो कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी, 10,000। इसी की तरह से फिर 10,000 में से हमें 1 घटाना होगा, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, जब हम 10,000 में से 1 घटा देंगे तो 9,999। फिर 9,999 में से हमने 1 घटा दिया तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो होगी 9,998। तो ये हो गई 10,000 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न हल हो जाएगा। फिर आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। अब देखते हैं क्या है प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने दिया हुआ है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं वे हैं जिनमें हमने शून्य भी सम्मिलित किया हुआ है ना। तो आप इसका उत्तर सरलता से क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो लिख देंगे। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं ये हमें बताना है। अच्छा ठीक है, देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए। क्या लिखा है, 32 और 53 के बीच में पूछा है ना। तो एक सरल तरीका जो हम हमेशा अपनाते हैं या अपना सकते हैं वो क्या है कि हम सीधे 53 में से 32 को घटा दें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये 53 और 32 या 32 और 53 के बीच की पूछ रहा है, तो 32 और 53 के बीच की बतानी है हमें, यानी 32 और 53 को तो छोड़ना होगा। तो एक तो पहले ही छूट जाएगा, जब 53 में से 32 घटाएंगे तो एक तो संख्या पहले ही छूट जाएगी, लेकिन एक बच जाएगी, 32 बच गई मान लीजिए।
तो हमें ये जो संख्या 32 है इसको भी घटाना होगा, तो यहाँ से ऋण एक बार और कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 20। इसी तरह से उत्तर हमें मिल जाएगा 20। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 32 और 53 के बीच, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बीच में कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं, इस तरह से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रश्न क्रमांक 4 को हमें कैसे हल करना है। ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद में अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 है निम्न के परवर्ती लिखिए। अब परवर्ती का अर्थ क्या होता है आपको पता होगा ना, ये आपने पढ़ा होगा। परवर्ती का अर्थ देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे ए वाले का हमने हल करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे ए, इसका हल है तो लिखेंगे क्या, जो संख्या लिखी है पहले तो वही लिख देते हैं। ये संख्या लिखी है 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद 24,40,701। इसका परवर्ती लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे इसका परवर्ती, और फिर क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे इसका परवर्ती निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं इसका परवर्ती, इसमें धन 1 करके, धन 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, धन 1 कर देंगे तो आ जाएगा 702। ये हो गया। इसके बाद में अब बी वाली संख्या, तो बी वाली संख्या लिखेंगे। क्या है बी वाली संख्या? बी वाली संख्या है, पहले तो 100 लिखा है फिर 199। अब इसका परवर्ती कैसे निकालेंगे, इसका परवर्ती बहुत ही सरल है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, तो 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 और 199 था तो ये हो जाएगा 200, इस तरह से। इसके बाद में अगली जो है सी वाली, क्या लिखी है वो, पहले 10 लिखा है फिर 5 बार 9 लिखा है, ये संख्या है वो। तो इसका परवर्ती कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे अभी निकाला था। क्या किया था, पहले 10 फिर 5 बार 9 लिख दूँ मैं पहले, धन 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 लाख। ठीक है, क्योंकि ये जो है 10,99,999 था, तो इसमें जब 1 जुड़ जाएगा तो ये 11 लाख हो जाएगा। इसके बाद में फिर डी वाली जो संख्या है वो क्या थी, 2 3 4 5 6 7 0। अब जब हम इसका परवर्ती लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका परवर्ती, 2 3 4 5 6 7 0 धन 1, तो कितना हो जाएगा, ये 70 है अंत में तो 71 हो जाएगा, है ना। तो बस यही करना है हमें, 71 लिख देना है। ये हो गया, ये भी हल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो इस तरह से हल हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिया है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। अब भी परवर्ती लिखा था जिसमें 1 जोड़ा था, अब हमसे कह रहा है पूर्ववर्ती लिखिए, तो पूर्ववर्ती में हमें 1 घटाना होगा, तो इसे भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। कैसे लिखना होगा, सबसे पहली संख्या है जैसे 94, है ना, तो 94 का पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे, 94 ऋण 1 करके, कितना आ जाएगा, 94 में से 1 जाएगा तो 93 बचेगा। फिर लिखा है, क्या लिखा है फिर, 10,000 का पूर्ववर्ती। अब 10,000 का पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे हम, बहुत ही सरल है, 10,000 लिख देंगे ऋण 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, 9,999। फिर क्या लिखा है, 20 80 90, है ना, ये संख्या है, तो इसका हमें पूर्ववर्ती निकालना है।
तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, लिखेंगे 20 80 90 ऋण 1। तो इसका पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा, बराबर से इसका पूर्ववर्ती आ जाएगा 20 80 और 90 था तो उसकी जगह 89 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद डी वाला क्या दिया है, 7 6 5 4 3 2 1। इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1 ऋण 1। तो ये हो जाएगा कितना, 7 6 5 4 3 2 1 में से 1 घट गया तो 0 बचा। ये हो गया इसका क्या, पूर्ववर्ती। ठीक, समझ में आ गया आपको। प्रश्न क्रमांक 6 हमें इस तरह से करना था। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है हमारे सामने, क्या बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में हमसे कहा गया है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। अब देखिए, एक होती है संख्या रेखा, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले एक बना के। यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है एक संख्या रेखा है, ठीक। अब यहाँ पे बीच में जो है 0 है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पे क्या है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि ये जितने भी युग्म यहाँ पे दिए हुए हैं कौन से, जैसे ए नंबर पर दिया है 530 और 503, तो ये जितने भी युग्म हैं इनमें हमें ये बताना है कि कौन सी पूर्ण संख्या दूसरी संख्या के बाईं ओर स्थित है या दाईं ओर, सिर्फ बाईं ओर बताना है, बाईं ओर स्थित है यानी इस तरफ, ये वाले ऋणात्मक संख्याओं की ओर इशारा है ना, बाईं ओर। और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह लगाना है, कौन सी छोटी है किससे और कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो बहुत सरलता से हम इसको अभी हल करने वाले हैं, आप देखते जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे हम कैसे हल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हमें सबसे पहला प्रश्न हल करना है, जैसे कि ए नंबर का क्या है 530 और 500, 1 मिनट 503, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे हम। यहाँ पे बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ मैं कि जो चिन्ह है वो लगा देता हूँ, है ना। तो 530 जो है वो बड़ा है किससे, 503 से, ठीक, ये हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे, इसलिए इसे आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संख्या 503 संख्या रेखा पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, 530 के बाईं ओर स्थित है। क्या लिख देंगे, बाईं ओर स्थित है, ऐसा लिखेंगे आप। इसके बाद में दूसरा बी नंबर पे कौन सी संख्या है, 370, ये भी बड़ी है किससे, 307 से। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप, इसलिए संख्या, कौन सी संख्या, 307, है ना, संख्या रेखा पर कौन सी संख्या, 370 के बाईं ओर स्थित है, ये हो गया। अब इसी तरह से आपको सी वाला भी करना है। क्या है सी वाला, 9 8 7 6 5, बड़ी है किससे, 1 मिनट, बड़ी है किससे, 5 6 7 8 9 से। तो यहाँ पे भी आपको यही लिखना है कि इसलिए संख्या जो 5 6 7 8 9 है वो संख्या रेखा पर संख्या 9 8 7 6 5 के बाईं ओर स्थित है, ऐसा इसमें भी लिख देंगे। और डी वाला जो है उसको भी मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है डी वाला,
9 8 3 0 4 1 5। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये संख्या जो है ये बड़ी है या दूसरी वाली। तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरी वाली बड़ी है ना। 1 0 0 2 3 0 0 1। तो यहाँ पे जो है आप क्रम पलट देंगे, है ना। यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो संख्या है बाईं ओर स्थित है इस संख्या की। इस तरह से आपका ये वाला जो प्रश्न है ये हल हो गया। कौन सा? प्रश्न क्रमांक 7। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य, ये बताना है। सत्य असत्य बताना है। ठीक है भाई, बहुत ही सरल है, अभी बता देते हैं सत्य असत्य। सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब आप मुझे बताइए, क्या शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। शून्य जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा असत्य। पहला वाला जो है वो असत्य है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या दिया हुआ है? 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अब आप ही बताइए, 399 का पूर्ववर्ती पूछा है, समझिए प्रश्न को। 400 जो है वो 399 का पूर्ववर्ती ऐसा कहा जा रहा है। आप बताइए 399 के पहले आता है क्या 400? नहीं आता। 400 के पहले 399 आता है, यानी यह भी जो है क्या हो गया? असत्य हो गया। यह भी गलत है। ठीक, इसके बाद में अगला क्या पूछा है हमसे प्रश्न? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब आप मुझे बताइए, क्या शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। तो ये हमारा सत्य है। ठीक, इसके बाद में अगला क्या पूछा हमसे? 600 संख्या 599 का परवर्ती है। आप बताइए, क्या 599 के बाद में 600 आता है? आप कहेंगे बिल्कुल आता है। तो ये जो है ये सत्य हो जाएगा हमारे, ये दोनों सत्य हो गए। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब आप मुझे बताइए, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? प्राकृत संख्याएं शुरू होती है 1 से, और पूर्ण संख्याएं में शून्य भी शामिल है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। ठीक है ना। तो इसीलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये वाली बात जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? एकदम सत्य हो जाएगी, सही हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में शून्य भी आता है, और शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? असत्य, यानी गलत बात। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ 2 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? बताइए, 2 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 10 है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि उसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अब बताइए 10 के पहले क्या कभी भी कोई 1 अंक की संख्या नहीं आएगी? 10 के पहले तो 9 ही आएगा, है ना, और 9 1 अंक की ही संख्या है। तो ये जो लिखा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 10 का पूर्ववर्ती तो क्या है? 9 है, और वो 1 ही अंक का है। तो इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो क्या गया पूछा है हमसे? एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 1 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। नहीं भैया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हमने अभी पता किया था ना, बताया था मैंने आपको, क्या है? शून्य है। तो ये भी असत्य हो गया हमारा। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जो 1 है उसका कोई भी क्या नहीं है? पूर्ववर्ती नहीं है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो बात है इसको मैं सही मान लेता हूँ कि हाँ ये जो है ये सत्य है। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको सत्य लिख दिया। इसके बाद में अगला पूछा जा रहा है हमसे कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ठीक है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब ये तो असत्य है, ये तो असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो शून्य भी आ जाएगा। पूर्ण संख्या में क्या आ जाएगा?
शून्य भी आ जाएगा, तो इसीलिए ये यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो जब तक ये प्राकृत संख्या के लिए था तब तक ठीक था, है ना। तो ये यहाँ पे अब ये असत्य हो गया, ये हो गया असत्य हमारा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या जो 13 है ना, ध्यान से बताइएगा, 13 जो है क्या वो 11 और 12 के बीच में स्थित है क्या? नहीं है ना, वो तो 12 के बाद में आता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे असत्य। ठीक है, देखिए सत्य असत्य की कितनी पहचान है आपको, आप जल्दी जल्दी बता देते हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। फिर लिखा है पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो भैया ये जो बात कही है इन्होंने बिल्कुल सही है, क्योंकि शून्य के पहले तो कोई पूर्ववर्ती नहीं है पूर्ण संख्या में, है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद में फिर क्या लिखा है, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। अब 2 अंकों की संख्या है ना, उसका जो परवर्ती होगा, जो उसके बाद आएगा, वो हमेशा क्या होगा, 2 अंकों की ही संख्या होगी। बिल्कुल गलत बात है ये। अब आप कहेंगे सर आप गलत क्यों कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक 2 अंकों की संख्या ले लीजिए आप 99। अब मुझे बताइए 99 का परवर्ती क्या होगा, 99 धन 1 यानी 100। तो क्या 100 2 अंकों का है? नहीं है। ये कितने अंकों का है? 3 अंकों का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा असत्य, है ना। असत्य है भैया ये बात। ठीक है, तो मैंने आपको कारणों के साथ बता दिया कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ गणित के इस अध्याय की इस प्रश्नावली को। ठीक है, बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।